Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Today I am here to tell you about how to study chapter number 9. ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है बता दिया था एक्साइटेशन, कंडक्शन, कपलिंग तक. ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो है यहाँ से करने हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं आपने शॉर्ट बुक से करने हैं. ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कार्डिक साइकिल जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं और कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है और किस तरह से करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. और पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिन्होंने नहीं देखी वो वहाँ से देख सकते हैं. कार्डिक साइकिल के आपको पहले नंबर पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए, देन उसका ये ड्यूरेशन पता होना चाहिए, उसके बाद इसके इवेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, वो आपको पता होना चाहिए, और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये जब भी आपको SCQ आए ये आपके ज़रूर लिखे हुए चाहिए. ठीक है, अपने हेडिंग्स देख के तो इनको इस तरह से लिखना है. ठीक है, इससे अगर आप हेडिंग्स देख के पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ठीक है, जो बच्चे गाइडेंस पढ़ते हैं उनका अक्सर ये फॉल्ट रहता है कि जब वो SCQ अटैम्प्ट करने जाते हैं ना तो उनके पास हेडिंग्स नहीं बनी होती और उनके पास इतना ज़्यादा मटेरियल होता है कि वो उसको 3 मार्क्स में जो है वो नहीं लिख पाते. ठीक है, मतलब कि उनका एक ही क्वेश्चन पे कुछ बच्चे जो है इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देते हैं. तो इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना. आपने क्या करना है, हेडिंग्स देख के पॉइंट्स में चीज़ें लिखनी है. ठीक है, SCQ पॉइंट्स में लिखने हैं. गाइडन आपने जिन्होंने फॉलो करनी है उन्होंने इसको कंसेप्ट के लिए फॉलो करनी है. ठीक है, कंसेप्ट के लिए इसकी डेफिनेशंस जो गाइडन पे लिखी हुई हैं वो अपने गाइडन से ही करनी है, किसी शॉर्ट बुक से ना करें बल्कि गाइडन से ही करें. ठीक है, गाइडेंस से डेफिनेशंस आप अच्छे तरीके से करें. इसके बाद कंसेप्ट्स लें, गाइडेंस के जो ग्राफ्स डायग्राम्स हैं वो गाइडेंस से करें. ठीक है, उसके बाद सिर्फ जो SCQ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं SCQ के लिए वो आप साथ शॉर्ट बुक रख लें. ठीक है, फिर दोस्त रख लें. मिनी गाइडेंस जो है उसमें बहुत ही कम मतलब चीज़ें, उसमें भी हेडिंग्स नहीं दी हुई, उसमें भी इतना नहीं समझ आती. ठीक है, तो आप कोई शॉर्ट बुक लें, उधर से आप हेडिंग्स देखें. ठीक है, चाहे आप उधर से याद कर लें, चाहे जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स बना रहे हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट कार्डिक साइकिल. ठीक है, कार्डिक साइकिल में आपने पहले ये डेफिनेशन की, उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है MCQ के लिए. ठीक है, और आर्टरी एक्ट एज अ प्राइमर पंप. ठीक है, प्राइमर पंप ये पूछा जाता है उसमें वाइवा में. ठीक है, तो ये आपने सारा पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ लेना है. उसके बाद डायस्टोल एंड सिस्टोल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसकी आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डायस्टोल जो है पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन है एंड सिस्टोल जो है वो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है, उसके बाद टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि टाइम जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है हार्ट रेट के. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द हार्ट रेट. उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ आपने अच्छे तरीके से याद करनी है. ठीक है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. देन आगे आ जाता है इंक्रीजिंग हार्ट रेट डिक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल. ये MCQ पूछा जाता है कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल क्या होगा, तो वो डिक्रीज़ होगा. ठीक है, ये बाकी पैराग्राफ आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, लेकिन ये MCQ के लिए आपने याद रख लेना है. और जब आप SCQ लिख रहे होंगे तो कार्डिक साइकिल की अपनी डेफिनेशन लिख ली, 1-2 पॉइंट ये लिख लिया, उसके बाद आप ये वाली एक हेडिंग दे लें. ठीक है, उसके बाद सिस्टोल डायस्टोल की हेडिंग दे के तो आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता है कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन क्या है और इसके इवेंट्स क्या हैं या फेजेस क्या हैं. ठीक है, तो उसमें आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, उसके बाद आपने इसके फेजेस लिख देने हैं, और ये वाली डायग्राम हर हाल में मस्ट बनानी है. पूछी हो ना पूछी हो आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है. इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और SCQ में भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि इवेंट्स ऑफ द कार्डिक साइकिल, तो जब पूछेंगे तो जाहिर है डायग्राम तो बनानी है. तो ये डायग्राम आपने हर हाल में बनानी है, इसको अच्छे तरीके से इसी तरह से याद रखना है. ठीक है, ये सारी डायग्राम आपने अच्छे तरीके से याद करनी है. ये आपको पता होना चाहिए जब AV वेल्व्स क्लोज हो रहे हैं तो ऑर्टिक वेल्व्स जो हैं वो ओपन हो रहे होते हैं. ठीक है, जब AV वेल्व्स ओपन हो रहे हैं तो ऑर्टिक वेल्व्स क्लोज होंगे. ये कौन सी स्टेज में हो रहे हैं ये इवेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपने डायग्राम अच्छे तरीके से करनी है. दैन रिलेशनशिप्स ऑफ द ECG ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि ECG के साथ क्या रिलेशन है कार्डिक साइकिल का. ठीक है, PQ और S and T वेव्स आएंगी. ठीक है, इसमें P वेव जो है वो कॉज होती है किस तरह से. ठीक है, और इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको इसका जो टाइम है ये पता होना चाहिए.
ठीक है। उसके बाद QRS वेव जो है वो अपीयर होती हैं किसके रिजल्ट में, तो तब इलेक्ट्रिक डीपोलराइजेशन हो रही होती है वेंट्रिकल्स की, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो रही होती है P वेव में, Q वेव में QRS जो है उसमें डीपोलराइजेशन हो रही होती है। वेंट्रिकुलर T जो है वो रिप्रेजेंट कर होता है स्टेज ऑफ द डीपोलराइजेशन को। ये मेन पॉइंट आपको तीनों चारों याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द आर्टरिया फंक्शन एज अ प्राइमर पंप ऑफ द, ये ऐसे ही पूछ लेते होते हैं कभी कभी, ठीक है, कि आर्टरिया जो है वो फंक्शन कर होता है एज अ प्राइमर पंप ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो इसमें आप बताएंगे क्या है, तो ये पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट करके तो इसको अपने पॉइंट्स में लिख लेना, ठीक है। सारा नहीं करना, अपने पॉइंट्स में इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेना। देन हमारे पास आ जाता है प्रेशर चेंजेस इन द आर्टरिया A, C एंड V वेव्स, ठीक है। तो ये आपको A वेव, C वेव, V वेव ये पता होना चाहिए। MCQ SCQ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रेशर चेंजेस जो आ रही हैं आर्टरिया में, ठीक है, डायग्राम में बनी हुई है, इसमें भी आपने इसको देख लेना, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। A वेव में क्या काज हो रहा है, C में और V में क्या कर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कार्डिक साइकिल का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल एज अ पंप, ठीक है। वो हमें पढ़े थे आर्टरिया के फंक्शंस, या आगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल फिल्ड विद ब्लड ड्यूरिंग द डायस्टोल। वेंट्रिकल, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं विद ब्लड का ड्यूरिंग द डायस्टोल, और आउटफ्लो ऑफ द ब्लड होता है फ्रॉम द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द सिस्टोल। ये दो हेडिंग्स आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी सारा आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ इजेक्शन आ जाता है। ये जो लिखे हुए हैं इवेंट्स, ठीक है, ये इवेंट्स आपने जो है वो उधर से कर लेने हैं, फिर दोस्त से एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है, उधर पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और ये सारा यहाँ से आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। ये पहला जो आ जाता है रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है, ये इवेंट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, इवेंट्स। आई होप नेक्स्ट पेज में, हाँ हाँ, ये फेजेस जो है ना वो ये भी लिखी हुई हैं, ठीक है, आपने यहाँ से भी कर लेनी है, ठीक है। ये फेजेस लिखी हुई हैं, वॉल्यूम, प्रेशर डायग्राम ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल, कार्डिक वर्क आउटपुट, ठीक है। तो ये सारी लाइन्स जो है वो आपने रीड करके, ये फेज़ 1 है, 4 फेजेस ऑफ द कार्डिक साइकिल, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। फेज़ 1 जो है पीरियड ऑफ फिलिंग, ठीक है। फेज़ 2 जो है वो पीरियड ऑफ आइसोवॉल्मिक कंट्रैक्शन। फेज़ 3 इज़ द पीरियड ऑफ इजेक्शन। फेज़ 4 इज़ द पीरियड ऑफ आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। आपने फिर दोस्त एक दफ़ा देख लेना, और पॉइंट्स में लिखा हुआ है वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो अपने SCQ के लिए याद कर लेने हैं, और बाकी यहाँ से सारा आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। उसकी फेजेस जो हैं फिर दोस्त पे आई होप सो कि ये शॉर्ट बुक है आपकी, उसमें तो सी आगे पीछे लिखी हुई है, तो आपने इसको ही फॉलो करना है, ठीक है। पहले ये लिखनी है, फिर ये, ठीक है। तो ये आपने फेजेस अच्छे तरीके से करनी है, और साथ ही वाली डायग्राम जो मैंने आपको बताई थी ये आपने करनी है कार्डिक साइकिल की, ठीक है। फेजेस इवेंट्स एक ही चीज़ है। उसके बाद आपको ये सारा आपने रीड आउट करना है। ये जो हेडिंग्स दी हुई हैं ये आपको आनी चाहिए। अगर आप पूछ भी लेते हैं वाइवा में कि फंक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एज अ पंप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिल होता है विद ड्यूरिंग द डायस्टोल एंड आउटफ्लो होता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द सिस्टोल, ठीक है। और पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या होता है ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। पीरियड ऑफ आइसोवॉल्मिक कंट्रैक्शन, ये भी एक दफ़ा रीड आउट करना है कि राइट और लेफ्ट इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है वेंट्रिकली, ठीक है, दोनों में डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, तो इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक डायस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक आउटपुट, इन तीनों की डेफिनेशंस आपकी फिंगर टिप पे हो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है प्रॉफ में, वाइवा में, MCQ में, इन तीनों में ही आती है, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने की ये फिंगर टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों, ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, देन इजेक्शन फ्रैक्शन एंड स्टोलिक वॉल्यूम, ये आपको तीनों चारों डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है द हार्ट वेल्स प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द सिस्टोल, ये भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये भी सारा जो है ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, डायग्राम देख लेनी है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लेना है। जो MBBS है उसमें इसको ये कंसेप्ट अच्छे से ले लेना है, ठीक है। जो BDS है उसके लिए कार्डिक साइकिल वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन, उसके इवेंट्स, उसका ड्यूरेशन, उसके डायग्राम, ठीक है, और जो डेफिनेशंस आपको बताएंगे वो आपने करनी है अच्छे से। उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द वेंट्रिकल पंपिंग, ये भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, और ये ग्राफ देख लेना है MCQ के लिए, ठीक है।
ये MCQ के लिए अपनी ग्राफ अच्छे से देख लेना है। देन हमारे पास ये फेजेस आ जाती हैं। फेजेस मैंने आपको बता दी, फेजेस आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ द प्री लोड एंड आफ्टर लोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SCQ आता है, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। इन दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि प्री लोड क्या है और आफ्टर लोड क्या है। ये आपने अच्छे तरीके से SCQ के लिए याद करना है, ठीक है। और बाकी सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ये भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। ये जो ब्लू बॉक्स में लिखा होता है इसको भी एक दफ़ा बस रीड कर लिया करें, ठीक है। इसमें से इतना हाथ आता नहीं है कभी, लेकिन आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लिया करें कंसेप्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे जाता है रेगुलेशन ऑफ द हार्ट पंपिंग। रेगुलेशन में इंट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ द हार्ट पंपिंग द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपने करनी है, MBBS BDS दोनों स्टूडेंट्स ने जो है इसकी डेफिनेशन करनी है, इंट्रिंसिक इसकी फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म की, ठीक है। फिर दोस्त पे भी लिखी हुई है, शॉर्ट बुक जो है आपकी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से इसको एक दफ़ा MCQ के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना आपने सारी अच्छे तरीके से पढ़नी है। All the blood that runs to it by the way of veins, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ये इसकी डेफिनेशन ये भी शॉर्टकट लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है कर लेनी है। उसके बाद आगे जाता है व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व्स, ठीक है। ये भी आपने कर्व्स दोनों जो बने हुए हैं इनको एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ग्राफ्स हैं, ये सारे आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। उसके बाद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ द हार्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये आपने पढ़ना है ज़रूर। देन मैकेनिज्म ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट बाय द सिंपैथेटिक नर्व्स, ये भी आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। ये इतना SCQ में जो है वो अभी तक नहीं आया कभी, तो आपने इसको बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। SCQ के लिए भी आपको मैं चीज़ें जो बताती हूँ एक दफ़ा लास्ट में मैं आपको दोबारा बता दूँगी कि SCQ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपने MCQ के लिए एक दफ़ा जो है सारा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक वेरिकल स्टिमुलेशन रिड्यूसेस। ये जो हेडिंग्स दी होती हैं ना मोस्टली यही MCQs आए होते हैं, ठीक है। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो रिड्यूस करती है या इंक्रीज़ करती है हार्ट रेट को और स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन को, या ये भी पूछ सकते हैं स्टिमुलेशन रिड्यूसेस हार्ट रेट एंड आप कोई छोड़ लिख देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन या स्ट्रेस ऑफ द कंट्रैक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। ये भी रीड आउट कर लेना है, ये भी रीड आउट आपने कर लेना है सारा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द पोटाशियम आयन एंड कैल्शियम आयन, ये एक दफ़ा डिफरेंस में आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं कि कैल्शियम आयन और पोटाशियम आयन में दोनों में क्या डिफरेंस हो रहे हैं। टेम्परेचर पे इसका डिफरेंस आता है, ठीक है। बस ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, लास्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। SCQ के लिए MCQ जो है वो आ सकता है, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से और थोड़ा सा मैकेनिज्म आपने अपने पॉइंट्स में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसमें ये आपको दोनों डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और ये इवेंट्स हैं 4 फेजेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। डायग्राम जो बताई है पीछे वो आपने करनी है और ये सारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट कर लेना है, ठीक है। दैन आपने जो है इसकी अच्छे तरीके से डेफिनेशंस जो हैं ये चारों 5 डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। दैन आपके पास ये वाला आ जाता है पैराग्राफ, ये आपने इसको जो हेडिंग्स दी हुई हैं ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसी वाइवा के लिए, ठीक है। और बाकी सारा आपने रीड आउट कर लेना है और दैन ये पूरा पेज आपने अच्छे तरीके से याद करना है और ये वाला पेज भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और ये डायग्राम भी, ठीक है। अगर आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप FB पेज जो है वो फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको कोई जो है कोई भी मसला है कुछ भी आपने पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।